नमस्कार दोस्तों आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको आंसर पढ़ाएंगे, जिसमें सन 2020 का पेपर हमने सेलेक्ट किया है और इसका आज हम सेट नंबर 4 ले रहे हैं। तो सबसे हम बिल्कुल डिटेल में पेपर सॉल्व कराएंगे। एकदम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बताएंगे, इनका आंसर ऐसे आया तो कैसे आया। एकदम ऐसा नहीं कि मतलब क्लियर कर दें कि ये हुआ, ऐसा नहीं, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम हाईलाइट की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इसके शुरू होने लगा कि पहला क्वेश्चन है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि इनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, दूसरा प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा और चौथा है प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको डिटेल में बताया जाए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है यदि इनके प्रारंभिक वेग शून्य है। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी E के होती है वो होती है हाफ mv² और E के बराबर अगर विभव के बेस पे देखें तो फॉर्मूला बनता है EV। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से v² निकालें तो ये हो जाएगा 2EV/m, यानी V यहाँ से निकल जाएगा √2EV/m। V क्या है? विभव है, जो कि हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट समान है। अब उससे एक चीज क्लियर होती है। यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का। ठीक, अब देखिए अगर हम गतिज ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर लिखें तो के बराबर हाफ mv² बनेगा। अब एक चीज देखना दोस्तों, अगर हम गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पे देखें, ये हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोटॉन और हमने यहाँ पर ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखिए प्रोटॉन का जो वजन दोस्तों होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजन से ज्यादा होता है। इस चीज को क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखा जाए द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, द्रव्यमान अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इससे इलेक्ट्रॉन से। क्वेश्चन ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी और यहाँ पर गतिज ऊर्जा रियल में किसकी अधिक हो रही है दोस्तों? प्रोटॉन की। इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। अब एक चीज देखें दोस्तों, अगर हम वेग की बात करें, अगर हम वेग के बेस पर अगर हम देखें दोस्तों, हमने यहाँ पर समझो ये लिख दिया प्रोटॉन और यहाँ पर हमने ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम वेग के बेस पर देखें दोस्तों, तो वेग जो द्रव्यमान के वो कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो वेग बढ़ेगा, है नहीं? तो यहाँ पर देखा जाए द्रव्यमान किसका अधिक होता है? प्रोटॉन का। इसका मतलब प्रोटॉन का वेग कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए भाई। द्रव्यमान का प्रोटॉन का वेग प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है, इस वजह से प्रोटॉन का वेग कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। किससे? इलेक्ट्रॉन के वेग से। क्वेश्चन ये कहता है प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, जबकि रियल में क्या हो रहा है? प्रोटॉन का वेग इलेक्ट्रॉन के वेग से कम हो रहा है इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी दूसरा ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक, कहता है इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा। अब फिर अगर संवेग के बेस पे दोस्तों देखें हम, तो अगर हम संवेग के बेस पर देखें तो संवेग का होता है P/mv, P/mv। अब उसको संवेग उसी का अधिक होगा। अब हमने यहाँ पर समझिए प्रोटॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक, संवेग जो है, चलो हम कह रहे हैं B सेम है, B हमने कांस्टेंट मान ली। अब अगर संवेग को देखा जाए कि अब द्रव्यमान के अनुपाती है तरीका से, तो द्रव्यमान बढ़ेगा संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा संवेग भी घटेगा। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा। भाई इलेक्ट्रॉन का संवेग क्यों अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन का वजन कम है ना प्रोटॉन से, यानी तीसरा भी गलत है। प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। हाँ दोस्तों, प्रोटॉन का संवेग द्रव्यमान ज्यादा है, इस वजह से प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा, यानी हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि विद्युत वाहक बल E एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है, सेल का टर्मिनल विभवांतर B हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला इसमें ऑप्शन है 2EV-E-B/R, दूसरा है 2E-B और तीसरा है E-B into R/B, चौथा है E-B into R/B।
अब दोस्तों सेल का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर यहाँ से आई आर लिखूँ तो दोस्तों ये बनेगा ई माइनस बी, यानी अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा ई माइनस बी अपन आई। आई दोस्तों अब आई बराबर क्या होता है बी बटे आर। इस कंडीशन में आर ऊपर जाएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा ई माइनस बी इंटू आर अपन बी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों, ई माइनस बी इंटू आर अपन बी, यानी राइट आंसर राइट ऑप्शन हमारा आंसर नंबर 3 सही है। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति कितनी होती है। तो याद रखना एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 0 होती है, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन n/2 कक्ष से n/4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है तो r वर्ग नियतांक हो तो उसके संलग्न तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यानी यहाँ पर जो लो एनर्जी लेवल है वो N1 हम 2 मान रहे हैं और उच्च एनर्जी लेवल N2 4 मान रहे हैं। तो एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था 1/λ इक्वल टू r 1 स्क्वायर 1/n स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 1/4 4 चौको 16। अगर हम एलसीएम लें तो 4/16 1/16 अंशवान 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3/16, यानी अगर हम लैम्डा निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 16/3r। दोस्तों ऑप्शन हमारा दूसरा राइट आंसर होगा। इसी में दोस्तों एक अगला ऑप्शन है कि निम्न में से अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंगें। दोस्तों ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती, यांत्रिक तरंग होती है। जल तरंगें ये भी नहीं, तो मिल जा सकता। रस्सी में उत्पन्न तरंगें यांत्रिक तरंगें, जबकि एक दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा तरंगें, यानी दोस्तों ऊष्मीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आगे कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक अब तक दर्पण वस्तु के दोगुनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है। यानी दर्पण है 20 सेंटीमीटर 20, और अगर हम वस्तु की लंबाई x मान लें लंबाई और x मान लें लंबाई क्या जाएगी दोस्तों आई बराबर 2 तो मेरा लंबाई क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन डी होता है, यानी 2x अपॉन x 2 डेल तो डी का हो जाएगा -2। ठीक दोस्तों, सूत्र का मतलब 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन b। दर्पण का ही मामला है तो यहाँ -2 1 अपॉन ऊपर नीचे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 अपॉन 20 इक्वल टू -1 अपॉन 2u प्लस 2 अपॉन 2u -1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन 2u बन जाएगा। तो 2 एकम तो 2 अपॉन 20, यानी u बराबर हो जाएगा -10। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से शेयर करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।